हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की एस्क्रिटरी वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स वाली यूनिट। 9th यूनिट है ये। कल मैंने आपसे कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी हार्ड है, तो मैंने कहा जब फेस टू फेस होंगे तब अपन इसको स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको जेनेटिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्या थोड़ी सी पुरानी आप लोगों ने पढ़ रखी है 9th वगैरह में, तो थोड़ी सी इजी है, इसलिए अपन ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सबसे पहली बात तो 9th यूनिट है और चैप्टर है 35। और इसमें जो है अगर अपन देखें तो चैप्टर का नाम भी है मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो वही सारी मेंडल की चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दो जो वर्ड आते हैं वो वर्ड हैं और उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हालांकि वैसे हम देखें तो हेरिडिटी भी बोल देते हैं, जेनेटिक्स भी बोल देते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स, तो जेनेटिक एक ब्रांच का नाम है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें कि हम हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स को जिसमें डील करते हैं, जिसमें अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और एक वर्ड और आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि आनुवंशिकता, हालांकि बुक में दे रखा है, लेकिन इनहेरिटेंस मीन्स है कि वो कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं, तो वो चीज़ जो है जिसको अपन वंशागति कहते हैं। आपके बुक में जैसे आनुवंशिकता को इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, पर वो नहीं है, उसमें है वंशागति, कि ऐसे लक्षण जो कि वंशागति हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटियल कैरेक्टर्स जो एक उससे मूव कर रहे हैं। और वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अब यहाँ पे जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले नाम आता है किसका, मेंडल का। तो जो मेंडल हैं उनको अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये जो मेंडल थे, ये मेंडल अगर वैसे देखा जाए तो इनके फादर जो चर्च वगैरह उसमें गार्डनर थे, माली थे, और ये वहाँ पे काम करते थे। तो इनके दिमाग में था कि ऐसे अलग अलग फ्लावर्स कलर के कैसे आते हैं, कोई प्लांट छोटा है कोई बड़ा है, जबकि ये जो है बाय सब्जेक्ट, ये मैथ्स के भी ये पढ़ते थे, नेचुरल साइंस भी, साइकोलॉजी भी, तो इनमें इनकी स्टडी थी। लेकिन इनका जो कैरेक्टर है, या आप ये दे सकते हो कि जब ये बराबर जाते थे तो इनका जो नेचर है वो नेचर कहाँ चला गया, इन फ्लावर्स पे। तो इन्होंने उनको, क्योंकि मैथ्स के थे, इसलिए आप यहाँ पे देखो सारी चीज़ें वही है कि रेशो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो वो सारा जो मैथ्स है उस मैथ्स को इन्होंने यहाँ पर जो है यूज़ किया। तो अब जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपनी चीज़ों को पब्लिश किया, और पब्लिश करने पर इनको इतनी ज़्यादा फेमस नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई अलग से काम करो तो जब आप कहोगे तो कहेंगे पता नहीं क्या है, तो इसी तरीके से जो है इनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। और वो पब्लिसिटी इनको कब मिली, जब ये मर गए या इनकी डेथ हो गई, उसके बाद में इनको ये पब्लिसिटी मिली। और वो भी इनके 3 जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट ने इनकी सारी रिसर्च को वापस से देखा, और उन्होंने बताया कि ये जितनी चीज़ें बता के गए थे वो सब जेनेटिक्स में है। और उन्हीं के बाद में इनके तीनों लॉज जो है, आपको पता ही है कि मेंडल के 3 लॉज मेंडल ने दिए थे, तो वो सब इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने करे। और स्टूडेंट्स कौन कौन से थे, शेरमार्क था, कॉरेंस था और ह्यूगो डी ब्रिज था। तो इन तीनों ने मिलके इनकी स्टडी को वापस से पब्लिश करा, वापस स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद में इनको मरने के बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स और जो है जेनेटिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि आपके बुक में दी हुई है, तो उस हिसाब से और देख लेना। अब यहाँ पे देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, या आप ये कह सकते हो कि ये जो सारा काम है वो सारा काम इनकी फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट को
लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। या आप ये कह सकते हो कि बाय चांस इन्होंने इतने अच्छे प्लांट को यूज़ किया क्योंकि उसमें ऐसे कैरेक्टर थे जो कैरेक्टर इनके फेमस होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहली बात तो इजी टू ग्रो, यानी कि हम इस प्लांट को बहुत इजीली उगा सकते हैं। दूसरा है कि इसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कि ये 3 महीने में पूरा फ्रूट देकर, सीड्स देकर रेडी हो जाता है। तो इसकी जो लाइफ है वो लाइफ भी कैसी है, शॉर्ट है, तो ये भी इसके लिए एक बेनिफिट है। फिर ये स्मॉल है, यानी कि ज़्यादा जगह ये नहीं घेरता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो गया। फिर है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अपन देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि हम अपने हिसाब से इसमें कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ये पूरा का पूरा फ्लावर बंद है। और जब अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि तो वहाँ पर यही था कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन क्या होना चाहिए कि अगर फ्लावर बंद है तो उसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण होगा, तो हम कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी कृत्रिम रूप से उसमें कोई भी कैरेक्टर को एंटर करवा सकते हैं। तो सबसे जो अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण क्रिया होती है। फिर उसके बाद में है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होना, एकदम लंबा और एकदम बोना, गोरा काला। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे जो मटर है, इस मटर के जो प्लांट है, पी प्लांट है, उस प्लांट में एक नहीं 7 कैरेक्टर्स हैं और ये 7 कैरेक्टर्स क्या है, कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हाइट, और उसमें जो है हालांकि ठीक है अपन इसको मानते हैं प्रभावी और अप्रभावी, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ को अपन मानते हैं कि जैसे हाइट है तो उसमें 2 चॉइस होगा, एक तो टॉल होगा, एक ड्रॉप होगा। तो ये जो है लंबा और बौना, तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर है। फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में वो साइड में भी हो सकता है, वो टॉप पे भी हो सकता है, तो एक्सियल भी हो सकता है और जो है आपका टर्मिनल भी हो सकता है। तो इस तरीके से 2 चॉइस हो गई। फिर शेप ऑफ पोड, तो जो पोड मतलब होता है फली, या जो उसका फ्रूट है, जैसे मटर की फली है उसे अपन साइंटिफिक क्या बोलते हैं, पोड। तो यहाँ पे फूली हुई है, पिचकी हुई है, ठीक है, सोलन है, और उसके बाद में रिंकल्ड है इसमें। फिर कलर ऑफ पोड, तो ग्रीन भी मिलेगी, येलो भी मिलेगी। फिर उसके बाद में शेप ऑफ सीड, तो यहाँ पे भी वही हो गया, रिंकल्ड है और राउंड है। फिर कलर ऑफ सीड, तो ये भी ग्रीन और येलो 2 तरीके की मटर आती है, एक का सीड ग्रीन होता है, एक का येलो होता है। फिर उसके बाद में कलर ऑफ कॉटिलिडेंस, जो उसके कॉटिलिडेंस है, बीज पत्र हैं, वो भी कैसे हैं, अलग अलग कलर के हैं, हरे भी होते हैं और पीले भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो कलर है वो कलर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, फिर उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स इसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों मेंडल का जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों सक्सेस हुई, तो उनका सक्सेस होने का मेन क्या था, पी प्लांट, कि उनका जो सिलेक्शन था, उनने जो प्लांट को सेलेक्ट किया था वो प्लांट बहुत ज़्यादा उनके जो फेमस है उसमें उनकी यूज़ उन्होंने किया। अब यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से, हालांकि थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन या अपन जेनेटिक्स में चले जाएंगे प्लांट ब्रीडिंग में, पर ये जानना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हाइब्रिडाइजेशन या जो संकरण है वो किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, क्या जो प्लांट जेनेटिक्स है या पादप प्रजनन है, उस क्रिया में हम हर समय 2 प्लांट लेते हैं, और वो दोनों प्लांट कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट। जैसे मान लीजिए कि अपने डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल, ये भी एक क्या कॉन्ट्रास्ट हो गया, कि जैसे मान लीजिए हमें किसी में लाल फूल नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद फूल चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये कलर क्या कहलाएगा, आपका कॉन्ट्रास्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 2 तरीके के प्लांट्स लेंगे,
अब प्लांट्स में जिसका कैरेक्टर हमें रखना है उस कैरेक्टर को हम फीमेल प्लांट रखेंगे, और जिसका कैरेक्टर हमें चेंज करना है वो हमारा क्या होगा, मेल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ इस तरीके से जो है हम 2 प्लांट लेंगे। प्लांट लेने के बाद में जिस प्लांट में हमें पॉलिनेशन करवाना है आर्टिफिशियली, तो उसमें हम पहले से जो मेल है, यानी कि मेल पार्ट क्या होता है, पोलन होते हैं या जिसे स्टेमन्स कहते हैं, पुंकेसर, तो उन पुंकेसरों को अपन हटा देंगे और उनकी जगह जब वर्तिका या वर्तिकाग्र है वो मैच्योर हो जाएगी, स्टिग्मा या स्टाइल है वो मैच्योर हो जाएगी, तो उस समय हमें जो भी डिज़ायर है, जो भी हमारा वांछित कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को हम वहाँ पे उसकी स्टिग्मा पे डाल देंगे, उस पोलन ग्रेन को। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ये इसको अपन आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, या एक अलग से अपन ने वर्ड ले लिया है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाना। तो इस तरीके से जो है हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरी प्रोसेस वही टेक्निक है वो दे रखी है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जब अपन इसके लॉज स्टार्ट करेंगे, उस लॉज से पहले अपने पास में 2 चीज़ें, और हालांकि बुक में वैसे इसको डिवाइड भी कर रखी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर जो मेंडल है तो उस मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए थे उन कैरेक्टर को अपन ने 2 उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला है एक संकर संकरण, या जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है द्विसंकर संकरण, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड, ठीक है। यह आपको ज़रूर याद रखना है कि इन्होंने 2 चीज़ में अपने लॉज को डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, जिसमें इन्होंने केवल एक ही लक्षण लिया, एक ही कैरेक्टर लिया, बोना या लंबा, यानी कि हाइट को इन्होंने लिया, तो टॉल है या ड्रॉप है, तो इस तरीके से जो है एक कैरेक्टर लिया। और वहीं पे इनके पास में जो दूसरा कैरेक्टर था, तो उसको उन्होंने डाई हाइब्रिड या द्विसंकरण में कि उन्होंने बीज लिए, बीज हरे भी थे और गोल भी थे, बीज पीले भी थे और कैसे थे, झुर्रीदार या रिंकल्ड थे। तो इस तरीके से जब एक लक्षण लेके हम कोई काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड या एक संकर संकरण, और जब हम 2 कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो वो आपका कहलाता है डाई हाइब्रिड। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है कि कोई भी अगर अपन टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट में हम जो कुछ है अल्फ़ाबेट के सिंबल्स लेते हैं। जैसे टॉल है, लंबा है, तो हमने उसका T कैपिटल लिया, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कि ड्रॉप का हम D ले लेंगे, नहीं, हम जो कॉन्ट्रास्ट लेंगे उस कॉन्ट्रास्ट में हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का ही स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। कि टॉल के लिए तो हमने कैपिटल T यूज़ कर लिया, तो ड्रॉप के लिए हम स्मॉल लेटर T लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ जितने सिंबल हैं, जैसे पेरेंट है तो अपन ने P यूज़ कर लिया, अगर जनरेशन है तो हमने स्मॉल f यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास में गैमेट्स आते हैं, तो गैमेट्स में आपने पता है मेल और फीमेल, इस तरह के सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है आपको ये जब चैप्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना। दूसरा, अब अगर हम डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक्स तो है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे W वैटसन है, तो उन्होंने जो है इसकी जेनेटिक्स जो वर्ड है उस वर्ड को दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें करनी है। फिर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? जो पहली जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें पता नहीं, ये तो ठीक है, अब हमें पता है कि लंबा है तो या टॉल है तो वो डोमिनेंट है, लेकिन जब हम कोई कैरेक्टर 2 ले रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, तो उस कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में जो पहले आ रहा है वो डोमिनेंट है और जो बाद में दिख रहा है वो आपका कैसा है? रिसेसिव। जैसे आज अपन भी अपने देखें तो जो कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं, चाहे वो फादर के हों चाहे मदर के हों,
हमारे लिए वो कैरेक्टर क्या है, हमारे लिए वो डोमिनेंट है। और हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, उस जनरेशन में अगर दिखता है तो वो उसके लिए डोमिनेंट है, अगर नहीं दिखता है तो हमारा ही कैरेक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ी सी कल इसकी जो टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है वो कल मैं करवाऊँगी। आज सिर्फ अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ी हिस्ट्री हो गई, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेंडल है, उन मेंडल ने पी प्लांट को कैसे यूज़ किया या उसकी वजह से उन्हें क्या सक्सेस मिली, ये कैरेक्टर्स अपने करेंगे, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू। और बेटा पढ़िए जैसे आपको करवाया है।